हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आप फिलीपींस जाने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ से एमबीबीएस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। इसमें वो हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात की गई है जो आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है फिलीपींस से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको क्वेरी है मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे एमबीबीएस इन फिलीपींस के बारे में। तो इसमें जानेंगे हम कंट्री के बारे में, यानी कि फिलीपींस कंट्री के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, बजट के बारे में, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, एनमेट एग्जाम के बारे में, आपके एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे यहाँ की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिलीपींस कंट्री के बारे में। तो जो फिलीपींस कंट्री है ये आती है साउथ एशिया रीजन में, और उसकी कैपिटल के बारे में बात करें तो उसकी कैपिटल है मनीला। इसकी बात कर लेते हैं करेंसी के बारे में। तो इसकी करेंसी है पैसो, और 1 पैसो इक्वल होता है इंडिया के 1.50 रुपीज के। तो आपको जो 1 पैसो ये पड़ने वाला आपको 1.5 रुपए के आसपास। फिलीपींस कंट्री बनी है छोटे छोटे आइलैंड से जुड़कर। तो फिलीपींस में 7,641 आइलैंड्स हैं। तो आपको यहाँ पे हर जगह बीचेस देखने को मिलेंगे, जैसे आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं मुंबई, गोवा, चेन्नई, इसी तरह आपको फिलीपींस में भी बीचेस देखने को मिलेंगे। बात करते हैं फिलीपींस की पॉपुलेशन के बारे में। तो फिलीपींस की जो पॉपुलेशन है वो है 10.6 करोड़। हालांकि ये थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। वो कैसे? जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा पेशेंट्स होंगे और उतना ही ज्यादा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। 1946 से पहले फिलीपींस में यूएस का रूल था, जैसे इंडिया में था 1947 से पहले ब्रिटिश का रूल, उसी तरह ही यूएस का रूल था फिलीपींस में। तो वो आज तक फॉलो किया जाता है। जो यूएस पैटर्न है वो आज तक फिलीपींस में वो फॉलो किया जाता है। तो जैसे यूएस में 10+4 का सिस्टम है, उसी तरह ही फिलीपींस में भी 10+4 का सिस्टम। अब बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो फिलीपींस में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो है फिलिपिनो और दूसरी है इंग्लिश। तो आपको वहां पे लैंग्वेज को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे दूसरी कंट्रीज में लैंग्वेज को लेकर दिक्कत आती है, वो आपको फिलीपींस में नहीं मिलने वाली है। और आपका जो मीडियम ऑफ टीचिंग होगा, जो आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई रहेगी, वो रहेगी इंग्लिश में। और जो वहाँ की मोस्ट ऑफ द पीपल हैं फिलीपींस के, वो इंग्लिश अच्छी खासी बोल लेते हैं, और वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। तो अगर आप एमबीबीएस करते हैं फिलीपींस से तो आपकी कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगी? तो सबसे पहले आपको एनरोल किया जाता है बीएस प्रोग्राम में। अब ये बीएस प्रोग्राम होता है 1.5 से 2 साल का होता है, तो एग्जैक्टली 1.8 ईयर्स का होता है। तो इसमें आपको बेसिक बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। जैसे कि इंडिया में 11th-12th क्लास में आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, वैसे ही फिलीपींस में आपको ये बीएस प्रोग्राम में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। इसके बाद एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं एनमेट। एनमेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप एनरोल होते हैं एमडी कोर्स के लिए, जिसको एमबीबीएस कोर्स भी बोलते हैं। जो एमडी कोर्स होता है ये 4 साल का होता है। इन 4 साल में आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है। तो पहले क्या होता था, फिलीपींस से इंटर्नशिप वैलिड नहीं मानी जाती थी इंडिया में, तो इंडिया में आपको दोबारा से इंटर्नशिप करनी पड़ती थी। लेकिन पिछले साल एमसीए का नोटिफिकेशन आया, उसमें बताया गया था कि अगर आप चाइना, बांग्लादेश, फिलीपींस, नेपाल, इन सब से अगर आप इंटर्नशिप करके आते हैं तो आपकी जो इंटर्नशिप होगी इंडिया में वो वैलिड मानी जाएगी। तो अब बात करते हैं एनमेट एग्जाम के बारे में। तो जो एनमेट एग्जाम है ये आपको देना पड़ता है बीएस कोर्स के बाद। 1.5 से 2 साल का जो एक कोर्स होता है बीएस, ये प्रोग्राम आपका जब खत्म हो जाता है उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है एनमेट एग्जाम। तो जैसे कि आप लोगों को नीट देना पड़ता है इंडिया में 11th-12th करने के बाद, उसी तरह ही आपको एनमेट देना पड़ता है बीएस करने के बाद फिलीपींस में। तो जो एनमेट का एग्जाम पैटर्न टाइप होता है वो भी एमसीक्यू टाइप होता है, नीट की तरह ही। अब किस भी यहाँ पे आपका एडमिशन होगा फर्दर कॉलेज में, हर कॉलेज का अपना एक एडमिशन क्राइटेरिया होता है। कोई मांगता है कि 90% आपके मार्क्स होने चाहिए एनमेट में, कोई मांगता है आपके 40% होने चाहिए, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो सिर्फ कहते हैं आपके सिर्फ 10% हो एनमेट में, तो वो भी चलेगा। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके एनमेट में आप मान के चलो आपको 50 से 70% तो आपके आ ही जाएंगे। अगर नहीं आते, एनमेट में बिल्कुल 0 मार्क्स आते हैं, तब भी आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो वो कॉलेज होता है उसका जो स्टैंडर्ड होता है बहुत ही ज़्यादा वो लो होता है। अब देखो, आपको वो कॉलेज एडमिशन ले तो लेगा, लेकिन वो आपसे लिखवाएगा कि अगर आप आगे आने वाले सालों में अगर आप बीएस क्लियर, जो आपका एग्जाम होता है बीएस करने के बाद जो एनमेट होता है, उसको आप क्लियर करते हैं, तभी आपकी जो डिग्री होगी वो वैलिड मानी जाएगी, वरना वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो 99% से ज़्यादा बच्चे जो इंडिया से जाते हैं फिलीपींस, वो प्राइवेट कॉलेज में ही फर्दर स्टडी करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 90% से भी ज़्यादा का वो कट ऑफ रहता है। तो जो 99% है वो बच्चे वो प्राइवेट कॉलेज में रहते हैं। अब आपको सिलेक्ट करना है, आपको खुद चूज करना है कि आप कितने मार्क्स लाते हैं और आपको कौन सी रैंक का कॉलेज आपको मिलेगा। बेसिकली जब आप बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको नीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब आप एनमेट देते हैं तो उसके बाद आपको साथ ही साथ नीट की रिक्वायरमेंट भी होती है। आपको एनओसी चाहिए होती है इंडिया से,
या तो आप बीएस में जब एडमिशन ले तब भी नीट दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि नीट का जो आपका स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड होता है। तो 2 साल का आपका यहाँ पे जो बीएस प्रोग्राम हो जाएगा, तो उसके बाद जब एनमेट भी आप क्लियर कर लेंगे तो आपको जो स्कोर होगा नीट का, जो आपने बीएस प्रोग्राम से पहले दिया था, वो भी आपका माना जाएगा। अब बात करते हैं बजट और फीस के बारे में। अगर आप फिलीपींस आ रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, तो आपका कम से कम बजट 30 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम बजट आपका 40 लाख होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, इंक्लूडिंग योर अकोमोडेशन फीस, इंक्लूडिंग योर एक्सपेंसिव। तो ये सब मिला के आपका 40 लाख तक मैक्सिमम ये जा सकता है। तो यहाँ की अगर मैं ट्यूशन फीस के बारे में बात करूँ तो वो हर कॉलेज की डिफरेंट होती है। और यहाँ पे क्या होता है, बीएस कोर्स की अलग ट्यूशन फीस होती है और जो एमडी प्रोग्राम होता है उसकी अलग फीस होती है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर की आपसे ज़्यादा फीस ले ली, सेकंड थर्ड फोर्थ उसमें कम फीस लगती है। तो इस हिसाब से ये पैकेज एक बनता है आपका टोटल। तो कुछ कॉलेजेस फिलीपींस में एमबीबीएस के ऐसे भी हैं जिनकी ट्यूशन फीस है टोटल 20 लाख, 19 लाख, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनकी ट्यूशन फीस है टोटल 40 लाख। फिलीपींस में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो वो क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है इंडिया से 12th के बाद किसी भी मेडिकल स्ट्रीम में आपने अगर ग्रेजुएशन करी है, बीएससी करी है, कोई भी डिग्री करी है बैचलर्स, तो आप एलिजिबल होंगे सीधा एमडी प्रोग्राम के लिए। आपको एनमेट एग्जाम देना है, एनमेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप सीधा एमडी कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, आपको बीएस कोर्स के लिए नहीं जाना। तो मैं मानता हूँ बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है 3 साल की, उसके बाद आप सीधा यहाँ पे 4 साल का प्रोग्राम है जो एमडी का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपकी ट्यूशन फीस बचेगी और साथ ही साथ आपके जो ईयर्स है वो भी बचने वाले हैं। बात करते हैं फिलीपींस के एक्सपेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका मंथली एक्सपेंस है वो आ सकता है 14 to 16,000 के बीच, ठीक है, जिसमें आपका हॉस्टल हो गया। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो फिलीपींस के जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे ये हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते, तो आपको अपार्टमेंट लेके रहना पड़ता है। तो आपका अपार्टमेंट हो गया, फूडिंग हो गया, आप शॉपिंग करते हैं, ठीक है, और साथ में आपके स्टेशनरी के चार्जेस हो गए, तो ये सब मिला के आपको 14 to 16,000 चाहिए। अगर यहीं आप कैपिटल में रह रहे हैं, मैनीला सिटी में अगर आप लेते हैं कोई कॉलेज, तो आपका एक खर्चा बढ़ भी सकता है, जैसे कि आपका 18 से 20,000 की आपका पर मंथ एक्सपेंस भी जा सकता है। तो आपका जो एक्सपेंस है इंडिया से थोड़ा ही ज़्यादा है, क्योंकि जो करेंसी है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 0.50 के जो पैसे का जो डिफरेंस है उसकी वजह से थोड़ा जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अब बात करते हैं फिलीपींस के एमसीए रिजल्ट के बारे में। तो जो फिलीपींस का रिजल्ट है एमसीए का, वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम एवरेज लेके चले तो 35% तक वो रहता है। अगर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एमसीए का रिजल्ट आता है, तो फिलीपींस इज़ वन ऑफ देम। तो फिलीपींस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जिनका 25% आता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जिनका 50% से भी ज़्यादा जो एमसीए का रिजल्ट है वो आता है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको कुछ कारणों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न है वो है यहाँ का मीडियम ऑफ टीचिंग। तो मीडियम ऑफ टीचिंग यहाँ का है इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जो आपकी फुल पढ़ाई कराई जाती है एमबीबीएस की, वो कराई जाती है इंग्लिश में। और कंट्रीज़ में क्या होता है कि आपको और दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो उसमें आधा टाइम तो उसमें चला जाता है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। सेकंड रीज़न है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। और देखो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल, और इंडिया का भी ट्रॉपिकल है। तो इस वजह से यहाँ के जो डिजीज़ हैं, फिलीपींस के डिजीज़, वो इंडिया के सेम है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती है पढ़ाई में। अगर आप कल को नेक्स्ट एग्जाम भी देते हैं, जो उसमें डिजीज़ पूछे जाते हैं वो फिलीपींस के सेम होते हैं। तो आपको इस वजह से भी जो एमसीए का पासिंग रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है। और थर्ड रीज़न क्या है, यहाँ पे यूएस करिकुलम फॉलो किया जाता है। तो अब बात करते हैं फिलीपींस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो वो है आवर लेडी ऑफ फातिमा यूनिवर्सिटी, दवाओ मेडिकल स्कूल, सेंट लुइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प डेल्टा, फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस, बाइकोल क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ मेडिसिन, यूवी गुलास मेडिकल यूनिवर्सिटी, एमए स्कूल ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज है, इनमें से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।